हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया। 11th के पेपर हो गए, 11th पास करके 12th में आ गए, नई किताबें आ गई होंगी, नया सिलेबस। पिछले साल से इस साल ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा सिलेबस है और वर्क हार्ड भी ज़्यादा करना और बोर्ड का पेपर भी देना है, तो इस बार मेहनत ज़्यादा है, तैयारी कर लीजिए ना। अगर सिलेबस की बात करें तो इस बार फिजिक्स का सिलेबस 100 मार्क्स को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है। 70 मार्क्स थ्योरी, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। तो जो 70 मार्क्स कैसे लेने हैं थ्योरी में, उसकी बातें की जाएंगी। प्रैक्टिकल्स की स्टडी आप प्रैक्ट लैब्स में करोगे ना। जो आपका सबसे पहला यूनिट है चैप्टर का सिलेबस का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 8 मार्क्स का आता है, फिक्स क्वेश्चंस हैं, जिसको एनसीईआरटी ने 2 पार्ट में ब्रेक किया है। एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से बात करें तो 2 चैप्टर मिला के ये एक यूनिट है, 8 मार्क्स का यूनिट, इंपॉर्टेंट यूनिट। और बेसिकली ये सारी फंडामेंटल बेसिक बातें करेगा। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो आपको जानना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन को प्रोसीड करें, इंट्रोडक्शन, तो आपने अक्सर एक तो नेचुरल फिनोमेनास देखेंगे, जैसे लाइटनिंग का होना किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। आपने कभी कॉम्ब से हेयर कॉम्ब करते टाइम देखा है कि आपके हेयर कॉम्ब से स्टिक कर जाते हैं। कभी कभी आप स्केल को हेयर से रब कर लो तो स्मॉल पीसेस को, पेपर के स्मॉल पीसेस को ये अट्रैक्ट करना चालू कर देता है। कभी कभी आप गए, डोर का मेटेलिक हैंडल जैसे ही टच किया आपको एकदम शॉक लगता। ब्लैंकेट में जब आप अपना हैंड रब करते हो तो स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के सामने जब आप खड़े होते हो तो आपकी स्किन, ये जो स्किन पे हेयर्स हैं, ये स्ट्रेच कर जाते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक कम्स अंडर दैट। तो बेसिकली जब आपने 11th क्लास में फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ा था तो फिजिक्स को हमने 4 टुकड़ों में तोड़ा था, जिसमें एक टुकड़ा कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का था। ये 12th की टोटल स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ही चारों तरफ चलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिज्म द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द दीज बॉडीज और मटेरियल। तो मैग्नेटिज्म में अभी हम लोग बात नहीं करते हैं, आगे बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इसका नाम ही है इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज and statics stands for at rest. When you are going to study everything about electric charge, but it must be at rest. When we deal with the charge at rest, it is known as electrostatics. So इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर, मटेरियल के क्लासिफिकेशन, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, बॉडी को चार्ज करने के तरीके क्या क्या हैं आपके पास, पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, चार्ज के टाइप हैं ये, एंड कूलम्ब्स लॉ। बेसिकली आज के लेक्चर्स में इतनी सारी बातें हम लोग करेंगे।
तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है दैट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, इसी की शुरुआत करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। जो नेचुरल फिनोमेना हुए थे, चाहे कौन से बालों का चिपकना हो, चाहे आपकी स्केल से स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना हो, लाइटनिंग हो, मेटेलिक डोर के हैंडल को टच करने से इलेक्ट्रिक शॉक का लगना हो, ब्लैंकेट से स्पार्क प्रोड्यूस होना हो, ये सारी बातें इस चैप्टर की शुरू करते हैं। तो बेसिकली दिस इज न्यू टर्म दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम बात करें तो मटेरियल्स में दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और एक होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का जो ओरिजिन है, कारण है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटेलिक बॉडी which exhibits the electric and magnetic phenomenon। किसी बॉडी के जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनन है वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो ये तो एक बेसिक बात हुई। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है सर? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच associate with its electric and magnetic behaviors। थोड़ा सा हम बच्चों को समझाने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक मेजरमेंट है, किसका मेजरमेंट है? इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, कि किसी बॉडी पे उसकी न्यूट्रल स्टेट के कंपैरेटिव कितने इलेक्ट्रॉन आ गए या कितने इलेक्ट्रॉन उससे चले गए, ये मेजरमेंट कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द मेजरमेंट ऑफ एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर ए बॉडी फ्रॉम इट्स न्यूट्रल स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि अगर हम बात करें, एक बॉडी है, ये बॉडी ये काहे से बनी है? एटम से। एटम के बारे में थोड़ा सा बात करें तो एटम एक न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, प्रोटॉन्स, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते और उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता। दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इस एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते, घूमते रहते। इन इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस के साथ एक अफेक्शन होता है, ये न्यूक्लियस के साथ बंधे रहते हैं। और आपने बहुत बेसिक बातें सीखी थी कि प्रोटॉन्स की संख्या जितनी होती है उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कहने का मतलब इस एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। यानी ये एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यानी हर एटम न्यूट्रल स्टेट, अपनी एक एटम की बात करें तो एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इनिशियली क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। एटम क्या रहता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये बॉडी किससे बनी है? एटम से बनी। एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी सारे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी ये बॉडी भी शुरुआत में क्या थी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब किसी कारण से कुछ इलेक्ट्रॉन, सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से उस बॉडी में शिफ्ट कर गए, ट्रांसफर कर गए। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो पहले इसके पास न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, इसके भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था।
लेकिन अब क्या हुआ, इससे n इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, और इस पे n इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, सपोज इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके पास भी 100 प्रोटॉन थे, यहाँ पे 250 इलेक्ट्रॉन्स एंड 250 प्रोटॉन्स, और सपोज इसने 10 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो अब इसके पास कितने बचे, इसके पास बचे 90 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस के बाहर नहीं आता। केमिकल चेंज के दौरान जो कुछ भी चेंजमेंट होगा वो किसके साथ होगा, इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा, प्रोटॉन्स के साथ कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। और यहाँ भी क्या हुआ, 250 में 10 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 260। अब 260 और 250 को कंपेयर करो तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सिस में है, और इसमें देखा जाए तो 10 प्रोटॉन एक्सिस में है, या हम कहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डिफिशियंसी है, कमी। तो जब कमी होगी 10 इलेक्ट्रॉन्स की तो ज्यादा क्या हो गए, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए बॉडी पे कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा था चार्ज, नेगेटिव, तो ये बॉडी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज। यानी अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो इस बॉडी पे क्रिएट होगा वो कैसा क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और इस बॉडी पे क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसमें कैसा क्रिएट होता है, नेगेटिव चार्ज। मीन चार्ज हमारा दो तरीके का हो गया, और चार्ज बेसिकली किसकी मेजरमेंट है, एक्सिस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई या घट गई ये बताता है कौन, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा दो तरीके का हो गया, प्लस और एक माइनस। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन गए हैं, माइनस मतलब बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो यहाँ पे चार्ज इस तरह ट्रांसफर होता है, चार्ज ऐसे प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम मटेरियल्स की बात करें, बेसिकली भी चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज जो होता है वो मेजर किसमें किया जाता है, चार्ज को मेजर करते हैं कूलम्स में। कूलम्स में इसका यूनिट कूलम है, कैपिटल सी से इंडिकेट करते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है, एंड ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट आपने सीखा था, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। 10th क्लास में आपने पढ़ा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर Q चार्ज t टाइम में फ्लो कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना फ्लो करेगा, Q बाई T। तो I इक्वल टू हो गया Q अपॉन T। यहाँ से बात करें तो Q इक्वल टू आ गया IT। I एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, A, और टाइम का T, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया AT। यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फार्मूला AT, यूनिट कूलम्स, स्केलर क्वांटिटी है। ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने के मेरे पास 3 तरीके हैं। एक तरीका है कंडक्शन, एक है इंडक्शन और एक है फ्रिक्शन। तो अगर मैं एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ कोई कांटेक्ट में लाता हूं, अब कांटेक्ट क्या हो सकता है, लाइक एक वायर के थ्रू। जब हमने इन्हें वायर के थ्रू कनेक्ट किया तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, सपोज n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो इस पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ कितना, Ne नेगेटिव, और इस पे कितना करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, प्लस Ne पॉजिटिव। तो जब आपने इसे वायर के थ्रू कनेक्ट किया और जो ये ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और इससे ये बॉडी जो चार्ज होगी इसे बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। सपोज दो बॉडी हम लाते हैं, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, एंड ऐसे ही होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन।
चार्जिंग बाय इंडक्शन। सपोज एक मेटेलिक बॉडी है, दिस इज अ मेटेलिक स्फीयर, हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इसे खड़ा कर दिया और एक चार्ज रॉड इसके पास लाए और इसके ऊपर कैसा है पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम इसे पॉजिटिव चार्ज को पास लाएंगे तो ये इसमें अट्रैक्ट करेगा एक नेगेटिव चार्ज, करस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज। चूंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था तो पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड चला जाएगा ताकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। इस सरफेस को आप क्या करिए ग्राउंड कर दीजिए। जब आपने ग्राउंड किया तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कंडक्ट करके कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। अब इस रॉड को यहाँ से आप रिमूव कर लीजिए, हटा लीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो अब जो ये माइनस चार्ज था ये इस बॉडी पर पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसे बोलते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। इस प्रोसेस में आप देखिए बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट जरूरी है, कंडक्शन के लिए कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करना जरूरी है, यानी दो बॉडीज का आपस में कांटेक्ट जरूरी है कंडक्शन के लिए, फ्रिक्शन के लिए। बट चार्जिंग बाय इंडक्शन में बॉडीज का आपस में कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया गया है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेरे पास मैटर को क्लासिफाई किया गया है दो तरीके से, वैसे तीन तरीके से। एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर और एक और होते हैं सेमी कंडक्टर। कंडक्टर वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सके। जब हम इन मटेरियल का यूज करें तो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करके जा सके, वो कहे जाएंगे कंडक्टर। जो कंडक्ट ना करा पाए वो कहे जाएंगे इंसुलेटर, बैड कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर कंडक्शन करे तो बट वेरी मॉडरेटेड, वेरी स्लो रेट। और जब वो वेरी स्लो रेट से कंडक्ट करते हैं तो सेमी कंडक्टर कहे जाते हैं, कंडक्ट नहीं करते तो इंसुलेटर, और कंडक्ट करते हैं तो कंडक्टर। अब मुद्दा है कि कौन मटेरियल कंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा, कौन सेमी कंडक्टर होता है, जरा इसकी बात करें। तो अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। जैसे जैसे इस ऑर्बिट की रेडियस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन थ्रू न्यूक्लियस घटता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इतना लूजली बाउंड होगा कि आसानी से अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर जा सकता है। अगर किसी मटेरियल की के अंदर बात करें तो एटम जो है, एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन मैटर को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, रहेगा अंदर, और ये फ्रीली मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। और ऐसे मूविंग इलेक्ट्रॉन को नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या है मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। और जिसके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कहा जाता है कंडक्टर। यानी कंडक्टर मीन व्हाट, a material which have a number of free electrons, conducting electron is known as conductor। जिसके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो होगा इंसुलेटर, और जिसके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो बहुत कम, मतलब लाइक बहुत माइन्यूट, मिलियन एटम में 100 और 1000 नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो कंडक्टर नहीं होगा, वो सेमी कंडक्टर होगा। अब कंडक्टर के एग्जांपल्स की बात करें तो कंडक्टर मेरे पास है जैसे ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। इंसुलेटर की बात करोगे तो प्लास्टिक, रबर, बोर्ड, ये सब आपके इंसुलेटर्स हैं। एंड सेमी कंडक्टर के एग्जांपल है जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक। तो ये पूरा एक चैप्टर है, लास्ट यूनिट 9th यूनिट, तब इधर इसकी बात करेंगे। तो हमारे पास तीन तरीके के मटेरियल हो गए, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। इन शॉर्ट, conductor are the material which can conduct the electricity which have a number of free electrons is called conductor. Insulator are those material which have no free electron, all the electron। अच्छा, इस पे सवाल बन सकता है
कि सर ठीक है इंसुलेटर है, तो क्या इंसुलेटर के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं? नहीं, इंसुलेटर के पास इलेक्ट्रॉन तो है बट कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सर वो क्या है? अगर किसी के पास कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता मूव करने के, वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। तो यहाँ पे आपके 3 तरह के आपने मटेरियल सीख लिए, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। नाउ अगर हम बात करें चार्ज की, तो अपनी आप आगे की स्टडी में आप देखोगे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए 2 टर्म यूज किया करें। कभी कभी बोला करेंगे पॉइंट चार्ज और कभी कभी हम बोला करेंगे टेस्ट चार्ज। ये अपनी जो फिजिक्स है वो वैलिड है पॉइंट के लिए। पॉइंट मास होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। आगे चल के ऑप्टिक्स में पढ़ोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे है मेरा पॉइंट चार्ज, एक ऐसा चार्ज जो किसी पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। कोई एक चार्ज बॉडी, वो छोटी सी चार्ज बॉडी जिसे एक पॉइंट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सको, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। जैसे कि अगर हम एक फुटबॉल पे चार्ज दे दें तो दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब है उसकी जो साइज है दैट मस्ट बी वेरी स्मॉल, जस्ट लाइक ए पॉइंट। अगर वो एक पॉइंट के तरीके से है, पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है, तो उसे हम नाम देंगे पॉइंट चार्ज। तो आपकी जो फिजिक्स वैलिड है आगे की, जो भी हम लोग स्टडी करेंगे, वो कहीं के लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। अब सवाल आता है टेस्ट चार्ज। तो ये वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको इलेक्ट्रिक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज किया जाएगा कि कोई चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, क्या जो भी है स्टडी, वो सारी की सारी हम किसके थ्रू करेंगे? टेस्ट चार्ज के थ्रू करेंगे। तो टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज होगा और वेरी स्मॉल, ये भी एक पॉइंट चार्ज ही होता है। तो ये 2 तरह के चार्ज आपके बार बार आएंगे, तो इनकी हम लोग बातें करेंगे। तो अगर हम लोग चार्ज पढ़ रहे थे तो अगला एक टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज डायरेक्ट ऐड हो जाता है। चूंकि ये डायरेक्शन है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, तो किसी बॉडी को जितना भी चार्ज, जितने बार भी स्टेप्स में आप दो, अगर हम नेट चार्ज की बात करें तो वो चार्ज उन सब चार्जेस के सम के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बॉडी है, इसको किसी ने Q1 चार्ज दिया, फिर किसी ने Q2 दिया माइनस, फिर किसी ने Q3 दे दिया, तो हम कहें इस पे नेट चार्ज कितना हो गया होगा? तो नेट चार्ज हो गया होगा Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3, या हम कह सकते हैं Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। चार्ज डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, इसलिए एडिटिव इन नेचर। रिमेंबर चार्ज को साइन के साथ ऐड करना। तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, क्वांटाइज्ड इन नेचर। इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज जो होता है हमेशा मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। सपोज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा? Q इक्वल टू E। कोई कहता नहीं सर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितना प्रोड्यूस होगा? 2E। सपोज 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ? 3। सपोज n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो n। कभी आप ऐसा पॉसिबल है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, या सर
7/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। कभी भी इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शन के फॉर्म में चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, हमेशा चार्ज प्रोड्यूस होगा इन द मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसके मल्टीपल के फॉर्म में। तो Q जो होता है वो काय के बराबर होता है, Ne के बराबर, वेयर n इज इंटीजर। n क्या है मेरा, इंटीजर वैल्यू है। तो जो ये प्रॉपर्टी कही जाती है, ये कही जाती है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज माने एक पैकेट के फॉर्म में, माने एक चीज के मल्टीपल के फॉर्म में वो चीज प्रोड्यूस होती हो तो उसे नाम देंगे क्वांटाइज। जैसे अभी जितने बच्चे हमें देख रहे हैं उनकी संख्या क्वांटाइज्ड होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि सर 200.5 स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, मैंने 200 देख रहे हैं, अच्छी बात है। 0.5 कौन सा है, 0.5 मतलब आधा देख रहा है आधा नहीं देख रहा, ऐसा कुछ नहीं, या तो देख रहा है या नहीं देख रहा, नहीं देख रहा तो 200 देख रहे हैं, और अगर वो देख रहा है तो 201 देख रहे हैं। पर 200.5 स्टूडेंट हमें वॉच कर रहे होंगे नहीं। यानी इसका मतलब हुआ कि जो संख्या है वो हमेशा मल्टीपल में होगी, इंटीजर मल्टीपल में होगी। जब कोई चीज इंटीजर मल्टीपल में होती है तो उसी को बोलते हैं क्वांटाइज, इसलिए चार्ज मेरा कैसा होता है, क्वांटाइज्ड इन नेचर। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी आती है चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। यानी चार्ज को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते ना क्रिएट कर सकते, केवल ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो चार्ज नाइदर बी डिस्ट्रॉय नॉर बी क्रिएटेड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को ना ही आप जनरेट कर सकते, क्रिएट कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल ट्रांसफर कर सकते हो। इसीलिए चार्ज कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। जैसे मास कंजर्वेटिव नहीं था 11th क्लास में, एनर्जी कंजर्वेटिव थी, मोमेंटम कंजर्वेशन आपने पढ़ा, वैसे ही चार्ज जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर होता है, ये डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स। चार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्ज। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स। और इसकी स्टडी किसने की थी, कूलॉम्स ने की थी। कूलॉम्स ने बताया था कि दो फोर्स हैं पास में रखे हैं, अगर वो लाइक हैं प्लस प्लस, अच्छे दोनों अच्छे लोग तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, दोनों बुरे लोग तो भी सॉरी, अगर दोनों लाइक चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, प्लस प्लस भी रिपेल करेगा, माइनस माइनस भी रिपेल करेगा। और अगर आपका एक प्लस हो गया और एक माइनस तो ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे भी वही बात आ गई कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तो रिमेंबर, अगर आपके प्लस प्लस हैं तो रिपल्सन लग रहा होगा, माइनस माइनस है तो रिपल्सन लग रहा होगा, और प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन हो रहा होगा। यानी कि यहाँ पे बात आई लाइक चार्ज रिपेल व्हाइल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तो अब ये कूलॉम्स ने हमें क्या बताया, कूलॉम्स का लॉ एक्चुअली आया था गॉस लॉ से, जो कि आगे आप जाके पढ़ोगे, उल्टा करते हो वैसे तुम लोग कि कूलॉम्स लॉ पढ़ के गॉस लॉ ड्राइव करते हो, जबकि गॉस लॉ से कूलॉम्स लॉ आया। तो कूलॉम्स ने क्या कहा, कूलॉम्स का लॉ क्या है, बात करते हैं कूलॉम लॉ। कूलॉम्स ने किया क्या, कूलॉम्स ने दो चार्जेस लिए, एक Q1 और एक Q2, इनके बीच को सेपरेशन रखा R, सेपरेशन रखा R। जब वो क्या कर रहे थे, एक चार्ज Q1 को बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज कर रहा था। फिर उन्होंने इसको फिक्स कर दिया, अब इसको इंक्रीज करना चालू किया तो भी फोर्स इंक्रीज कर रहा। कहने का मतलब दोनों चार्जेस के इंक्रीमेंट से फोर्स बढ़ रहा था। कहने का मतलब द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यानी कूलॉम्स के लॉ के हिसाब से द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन
two charges is directly proportional to product of charges, यानी हम कह सकते हैं F proportional to Q1 Q2, इक्वेशन 1। अब उन्होंने क्या किया, दोनों चार्जेस को फिक्स कर दिया। अब इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाया। जब डिस्टेंस को बढ़ाया तो देखा फोर्स डिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी इनवर्सली रिलेशन है। एक चीज और इंटरेस्टिंग से इन्होंने ऑब्जर्व की कि जब वो डिस्टेंस डबल कर दे रहे थे तो फोर्स 4 टाइम रिड्यूस होता था, डिस्टेंस 3 टाइम्स कर देते थे तो फोर्स 9 टाइम्स रिड्यूस होता था। जब डिस्टेंस रिड्यूस करते थे तो फोर्स बढ़ता था, डिस्टेंस हाफ की तो फोर्स 4 टाइम हो गया, डिस्टेंस 1/3 की तो फोर्स 9 टाइम हो गया। यानी कुछ इनवर्सली रिलेशन तो है, बट स्क्वायर का इनवर्सली रिलेशन है, यानी हम कह सकते हैं द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इट इज inversely proportional to square of distance between them। तो अगर हम इन दोनों बातों को कंबाइन करें तो यू कैन राइट F proportional to 1 Q1 Q2 upon R square। इक्वेट करना चाहो, इक्वल करना चाहो तो यू नीड टू कीप ए कांस्टेंट, लेट दिस कांस्टेंट इंडिकेटेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square। यहाँ पे ये जो हमने इंट्रोड्यूस किया है ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 10 की पावर 9 × 10 की पावर 9। यूनिट इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड इस एप्सिलॉन को नाम देते हैं हम परमिटिविटी, दैट इज व्हाट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू जो आती है निकल के 8.85 × 10 की पावर -12। यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये फोर्स कुछ कुछ काय की तरह लग रहा है, ग्रेविटेशनल लॉ की तरह लग रहा है। उस लॉ से, उस ग्रेविटेशनल फोर्स से इसमें एक डिफरेंस है, डिफरेंस कई सारे हैं। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर ही केवल हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इसका बेसिक कारण है क्योंकि मास हमेशा एक ही टाइप का होता है, पॉजिटिव। लेकिन चार्ज दो तरीके का होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो भी दो तरीके का होता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। हाँ अगला पॉइंट आया, अगला डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे भी डिपेंड करता है। मीडियम, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम बदल दें, चेंज कर दें, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स चेंज हो जाएगा। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो उनके बीच का मीडियम चाहे कुछ भी हो, फोर्स की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो आप याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक और अट्रैक्टिव रिपल्सिव बोथ। ग्रेविटेशनल मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम पे डिपेंड करता है। तो जैसे मीडियम इसमें फिल करोगे, वैसे वैसे वैक्यूम के कंपैरेटिव फोर्स की वैल्यू रिड्यूस करेगी, और फोर्स की वैल्यू जितने टाइम से रिड्यूस कर जाएगी, फोर्स की वैल्यू जितने टाइम रिड्यूस करेगी, उसे हम बोलेंगे उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक टर्म आता है
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बेसिकली किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जो ये इंडिकेट करता है कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, सपोज वैक्यूम में Fp था और मीडियम फिल करने से कितना हो गया Fm। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है ये हमें इंडिकेट करता है कि ये जो वैक्यूम में लगने वाली फोर्स की कंपैरेटिव मीडियम में फोर्स कितने टाइम्स रिड्यूस कर दिया, ये हमें बताएगा कौन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो वी कैन से द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is the ratio of, what is this, ratio of electrostatic force, static force acting between two charges placed in the vacuum to the medium, and its unit and dimensionless. It is unit and dimensionless। क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट रेशियो है, न्यूमरेटर जो कुछ है वो डिनोमिनेटर है, फोर्स अपॉन फोर्स, न्यूटन अपॉन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। अगर हम दो चार्जेस लिए और वैक्यूम में रखे तो फोर्स लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और अगर मीडियम फिल कर दिया तो यही फोर्स कितना हो जाएगा, 4πε Q1 Q2 अपॉन r²। यानी कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की बात करें तो Fb अपॉन Fm, जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं आता, Fm नहीं आ रहा नीचे, इसको थोड़ा ऊपर करो, अच्छा छोटा कर लो, तो यहाँ पे साइड में कैंसिल दो, कर दिए। साइड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू आती है K एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर देते हैं इसमें तो दो चार्जेस जो मीडियम में रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन r²। बस नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं ना, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि कितना सीखा। मेल करके हमें बताना मत भूलिएगा कि कैसा रहा रिस्पॉन्स।